Hello friends, once again here with accounts. कौन सा क्वेश्चन मैंने लिया था? नकुल भाई जरा मदद कीजिए मेरे को। यस सर। हाँ बेटा बोल तो। सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 4 हो गए थे, फिफ्थ चालू करना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 4 हो गए थे बेटा, 4 ही है, देख ले। हाँ तो मतलब इलस्ट्रेशन है 3 ना? खत्म। हाँ तो इलस्ट्रेशन 3 वॉज कंप्लीटेड। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 चालू कर। स्टेट विद रीजन हाउ यू वुड क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। रिपीट। State with reason how would you classify the following items for expenditure. चल। Overhauling expenses of rupees 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency. Overhauling expenses of rupees 25,000 for the engine of a motor car to get fuel efficiency. एक बार और। Overhauling expenses of rupees 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency. तूने शब्द पकड़ा, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। Yes सुना sir. क्या? मतलब ये हम जो भी कर रहे हैं, कल ऐसा था ना वो इंजन का पिस्टन वगैरह, और बाद में यही था मालूम है क्या? बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। याद आया क्या? Yes sir. मतलब नतीजे में हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो सीधी बात है, ये ओवरहाउलिंग मालूम है ना, मैंने सिखाया था। पूरा स्पेयर पार्ट खोल बिल के उसको हाँ नया जैसा करने का, सफाई कर डालने का, रिपेयर रिनोवेशन वगैरह कर डालने का। डू यू रिमेम्बर और नॉट? तो बाबूजी, इट इज विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर? बोलिए। कैपिटल। ठीक है ना? चलिए टेक डाउन। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। It is capital expenditure. Overhauling means extraordinary type of repair. Extraordinary type of repair and this also results into better fuel efficiency. Means our running cost of motor car will reduce in future. It is one type of permanent benefit. ये कोई एक दिन का फायदा नहीं है. It is one type of permanent benefit नेक्स्ट पढ़ना बच्चा. नकुल बाबा. Inauguration expenses of rupees 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business. Inauguration expenses of rupees 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business. Inauguration expenses of rupees 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business. भाई साहब, पहले तो जरा ठीक से शब्द पकड़ना. It is inauguration expenses.
इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस का मतलब हम लोग वो कुछ चीज शुरू करते हैं ना बाबूजी, स्टार्टिंग नया कुछ चालू करते हैं ना, तो ओपनिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस। बाबूजी 25 लाख का खर्चा, ओहो इतना बड़ा कोई स्टार्टिंग का खर्चा। ओपनिंग ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बाबूजी एग्जिस्टिंग बिजनेस था, उसमें एक और अपन ने नया कोई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का चालू कर दिया। जरा सोच लीजिए, तो उसका जो खर्चा आएगा इनॉग्रेशन, मतलब हमारा ऑलरेडी बिजनेस था, मान लो उसमें बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे ऑफिस बैरर है, तो बाबूजी एक बार अपन जब ये इनॉग्रेशन करेंगे तो कम से कम एक दिन का अपने को वो जश्न जैसा माहौल रखना पड़ता है, सबको एक टाइम का एटलीस्ट खाना पीना जो भी है, कुछ गेस्ट को बुलाते हैं, छोटा मोटा एक करना पड़ता है जी। एक बार बिजनेस का साइज बढ़ गया होता है ना, फिर उसके इनॉग्रेशन का और रिबिन काटने का भी बाबूजी छोटा खर्चा नहीं होता है कि चलो नारियल फोड़ दिया, वो तोरण लगा दिया, हो गया जाओ। जब एक बार बिजनेस बढ़ जाता है, वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो बाबूजी उसमें कोई नया यूनिट खुलेगा ना, तो उस दिन उसका खर्चा भी बड़ा होता है। प्लीज कीप इन माइंड, 25 लाख का खर्चा किया है बाबूजी, बड़ा बिजनेस के लिए 25 लाख इज नथिंग। जरा सोच लेना, आप उनका एक दिन का खाना पीना ये वो रखेंगे, कोई मेहमान को बुलाएंगे, लाइटिंग वगैरह करेंगे बाबूजी, थोड़ा छोटा मोटा वहां आजू बाजू सजावट करना पड़ता है, छोटा फंक्शन रखना पड़ता है बाबूजी। इट इज ऑब्वियस कि इतना खर्चा होना ही है। मुझे ये बोलना है, ये खर्चे से कोई अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगा, ये खर्चे से ना अपना कोई एसेट बढ़ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एसेट। क्योंकि सर खाली वो रिबिन काटने का खर्चा किया, किसी गेस्ट को बुला लिया, खाना पीना रख दिया, थोड़ा लाइटिंग फाइटिंग किया, डेकोरेशन किया, बच्चा इतना खर्चा हो जाता है। और अभी मान लो हम लोग कुछ भाई साहब कोई बड़ी जगह पे ये सब फंक्शन रखते हैं, कोई बड़ी होटल में, तो बाबूजी उनका खर्चा और भी बढ़ जाता है। एक छोटा आप फंक्शन वगैरह रखते हो ना कोई बड़ी होटल में, तो बाबूजी उनका एक एक डिश का खर्चा ही इतना बड़ा हो जाता है। और अपने इतने सारे वर्कर लोग होते हैं, वो सब आएंगे, कभी कभी हम फैमिली के साथ बुला लेते हैं, आ जाओ भाई, क्योंकि ऐसे किसको नहीं बुलाते हैं। तो ये एक अवसर है, लेट देम कम। उतने ही नहीं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो सप्लायर है, तो जी बड़ा बिजनेस है, तो इट इज अ राइट टाइम टू कम्युनिकेट विद दिस पीपल एंड हैव द रीयूनियन। रीयूनियन मतलब उनको अपने साथ जोड़ने का एक अवसर मिलता है। देखो अपना बिजनेस तो चलता ही है, और ये बिजनेस में अपन ने एक नया यूनिट खोला, रनिंग बिजनेस एक नया यूनिट खोला, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि आओ ये हमारा यूनिट देखो। वो ऐसे नहीं आएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए बाबूजी, और गेस्ट को भी बुलाओ, थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, खाना पीना रखना पड़ता है, डेकोरेशन करना पड़ता है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अपने कस्टमर को बुलाएंगे, अपने सप्लायर को बुलाएंगे, जो भी अपने साथ रिलेटेड लोग हैं उनको बुलाएंगे। इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक दिन का भले फंक्शन होगा, लेकिन इसमें खर्चा लग जाएगा, इतने लोग आएंगे, खाना पीना कम से कम एक बार रखना पड़ता है, गेस्ट वगैरह को बुलाना पड़ता है। इन शॉर्ट इट इज वन टाइप ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस। बड़ा बिजनेस होगा तो उसका इनॉग्रेशन भी मजे से करना पड़ता है, बड़े से करना पड़ता है। बाबू जी इसमें कोई हमारा एसेट नहीं बढ़ जाएगा, ना ही इसमें मेरा कोई इनकम बढ़ रहा है, ना कोई प्रॉफिट बढ़ने वाला है, ना कोई खर्चा घटने वाला है, नथिंग। मतलब कोई भी एंगल से मैं देखता हूं तो ये मुझे कैपिटल नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। हाँ मेरा ना इसमें ऐसा करने से कोई रेपुटेशन बढ़ जाता है, लोग एक बार खा पी के चले जाते हैं, दैट्स इट यार। जरूरी है नया यूनिट चालू करेंगे ये सब, मुझे इतना ही बोलना है कि फॉर अ बिग बिजनेस स्टार्टिंग सच अ न्यू यूनिट एंड वी आर स्पेंडिंग मनी फॉर सच inauguration purpose, it is one type of necessary expense. It is one type of necessary expense. It does not result into any increase in our property or asset.
nor this expense will give you long term benefit. इसका कोई ऐसा भी बेनिफिट नहीं कि सर लंबा चलेगा, ओवर हेवलिंग वगैरह पता है कि सालों तक परमानेंट काम आएगा सर। ये तो बस लोग आएंगे, कांग्रेचुलेशन करेंगे, आपको बुके फूके देके जाएंगे, और बुके भी फिर कचरे में डालने का होता है। सच बोलता हूँ, बुके का क्या करेगा रे, पड़ा रहेगा 2-4 दिन ज्यादा से ज्यादा। एक अंदर की बात बोलता हूँ, हमारा एक दोस्त है अहमदाबादी, वो तो साला बुके लेके भी नहीं जाता है शादी में, बोलो तो खाली हाथ जाता है। तो दूसरे लोग लाए होते हैं ना, तो स्टेज पे पीछे रखे ही होते हैं, वो दूल्हा दुल्हन ने भी पीछे, तो उसमें से वो एक बुके उठा लेता है, और वेटर को बोलता है जरा वो वहां से एक बुके लेके आ, कार्ड अपना लगा देता है, वो जूना किसका निकाल देता है, नकुल भाई क्या करे भाई। मगर वो बोलता है क्या फर्क, ऐसे भी वो वापस मेरे को समझाता है, अहमदाबादिया मेरे को समझता है कि देख हितेश, अपन नया बुके लेके भी जाएंगे तो क्या करेगा। और सच्ची बात बोलता हूँ, मैं हमेशा देखा है ऐसी बहुत फंक्शन, और हमारे जो फैमिली में भी इतनी शादी हुई ना, वो बुके हम लोग उधर ही वो शादी के हॉल में ही छोड़ के आते हैं। इतने सारे बुके वगैरह, मान लो ऐसे हम लोग को भी लेने का ही बंद कर दिया है सब, कि बुके नहीं लाने का, खाली आशीर्वाद ऐसा नीचे नोट लिख देते हैं। फिर भी कुछ लोग लेके आते हैं, तो क्या करने का भी है, 25-50 बुके को लेके घूमेंगे क्या, उधर ही छोड़ के फेंक के आने का होता है। कितना आप एक दो उठा के शायद घर में रखेंगे, कितना रखेंगे, मुझे इतना ही बोलना है। इसका कोई बेनिफिट लंबा होता नहीं है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस, इट इज रेवेन्यू इन नेचर। टेक डाउन, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनॉग्रेशन मीन्स, जरा मीनिंग लिख लें, इनॉग्रेशन मीन्स ओपनिंग ceremony, opening ceremony. Here new manufacturing unit in existing business is started. For any big business, at the time of inauguration, some necessary decoration, lighting, food, etc. are necessary expense. ये दिखावा नहीं है, जरूरी है बच्चा, इतना बड़ा उसका वो है तो ये सब खर्चा तो क्या करना पड़ता है, लोगों को एक बार खाना खिलाना पड़ता है। अभी 100 में 200 अपना स्टाफ मेंबर है, तो बाबूजी वो खाएंगे, उसके फैमिली के साथ बुलाते हैं। उतना ही नहीं, मैंने कहा ना, इवन ये लिख ले, अच्छा लगेगा तेरे को, इवन आवर कस्टमर्स एंड बिजनेस रिलेटेड पीपल, सुना क्या, सप्लायर, ये वो बिजनेस पीपल आर ऑल्सो इनवाइटेड इन सच फंक्शन। मतलब सब खाएंगे पिएंगे बच्चा। It does not result into, full stop and continue, it does not result into any kind of increase in property, into bracket fixed asset। यानी ये तो ओपनिंग का खर्चा है, वो कैची मारने का, और जरूरी है। एक शब्द लिखा के नहीं, चेक करना, इट इज एन ऑर्डिनरी एक्सपेंस। शब्द लिखा के नहीं, चेक कर दो, नहीं लिखा तो लिख डाल, इट इज ऑर्डिनरी नेसेसरी एक्सपेंस, है ना। बड़े बिजनेस के लिए बाबूजी नेसेसरी है, ऑर्डिनरी है, कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए सर एक बार रिपीट कराओ ना किससे। किसी से रिपीट करा दो बाबू। मैं तो एक काम करो नयन भाई, जरा आइए ना मैदान में, अपने आप को अनम्यूट करिए, शांति से पढ़िए। पढ़ बेटा। It is a revenue expenditure. Inauguration means opening ceremony. It is आराम से पढ़। okay. It is included in the existing business when it is started. For any big business at the time of inauguration, necessary lighting, food, etc. are necessary expense. Our business related people and are also invited in inauguration. It does not result into increase in property that is fixed asset. It is an ordinary necessary expense. हेतवी तू पढ़ तो बेटा। It is revenue expenditure. एकदम आराम से पढ़। Inauguration- क्या सुन, इसका छूट गया है तो लिख सके, देयरफॉर गो स्लो। चलेगा? चल बेटा। It is Repeat. revenue expenditure. It is revenue expenditure. Inauguration means opening ceremony. Here, new manufacturing unit in existing business is started. For any big business, at the time of inauguration, some necessary decoration, lighting, food, etc. are necessary expense. Even our customers and business related people are also invited in such function. It doesn't result into any kind of increase in property, fixed asset. It is an ordinary necessary expense. बराबर है। नकुल भाई एक बार और पढ़ाऊं? यस सर। नहीं थैंक यू सर। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, होता है, नो प्रॉब्लम। अपना भी रिवीजन हो जाता है, नथिंग रॉन्ग। क्या सब रीजन सुनने मिलता है। चल बेटा वापस पढ़ आगे। नेक्स्ट। Compensation of rupees 2.5 crores paid to the workers who opted for voluntary retirement. Compensation of rupees 2.5 crores paid to the workers who opted for voluntary retirement. Compensation of rupees 2.5 crores paid to the worker who opted for voluntary retirement. जरा सुनना, वॉलेंटरी रिटायरमेंट मैंने स्क्रीन पे लिखने का थोड़ा रखा है, एक दो बात आपको समझाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम? शायद आपने ये शब्द सुना हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस बोला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी में से वर्कर लोगों को निकाला जाता है। मैं आपको हकीकत का अभी का थोड़े हफ्ते पहले का एग्जांपल देता हूं, 2 महीने होंगे शायद, 4-6 हफ्ते के पहले की बात है। बीएसएनएल, एमटीएनएल है ना, ऐसे भारत में बीएसएनएल आपको मालूम है क्या? गांव वगैरह में चलता है, शायद आपने सुना हो। हैव यू हर्ड बीएसएनएल? बाबू जी ये भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, गवर्नमेंट की है। अभी इतना बड़ा स्टाफ है और एक एक सब जूने खिलाड़ी लोग हैं, परमानेंट स्टाफ है। अभी मोरलेस उनके पास काम है नहीं, फिर भी उन लोग तो परमानेंट है, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना बच्चा, हर महीने का सैलरी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम उनके लिए बनाया जिसका नाम है वीआरएस। क्या मतलब होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कि तुम लोग अपना पैसा अभी से ले लो, तुम्हारा जो प्रोविडेंट फंड है, तुम्हारा जो ग्रेच्युटी है, सब पैसा ले लो। उतना ही नहीं, गवर्नमेंट आपको थोड़ा और एडिशनल पैसा देती है अंडर वीआरएस। क्यों? क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे तो आपको अभी से पगार नहीं मिलेगा, है ना? तो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पगार के रूप में थोड़ा पैसा दे रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कोई फंड, और उसका नाम है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बाबूजी जिसको चाहिए वो जुड़ जाओ, इट इज वॉलेंटरी। मान लो कोई बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो इसमें नहीं जुड़ना, नो प्रॉब्लम, यू कंटिन्यू। लेकिन बहुत लोग इसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसको फायदा ऐसा ही देता है कुछ। हाँ, नौकरी नहीं करना है, पगार नहीं मिलेगा, लेकिन बाबूजी अपना जितना भी जूना वो पड़ा है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वो सब मिल जाएगा। प्लस तेरे को थोड़ा और भी गवर्नमेंट रकम दे रहा है बीआरएस के तहत। मतलब तेरे को कुछ अट्रैक्शन दिखेगा ना तो ही तू रिटायर होएगा ना बच्चा। अगर जो गवर्नमेंट ऐसा अट्रैक्टिव स्कीम नहीं देगा
तो सीधी बात है, क्यों कोई रिटायर होएगा? अपन पड़े ऐसे ही, अपना तो पगार आ रहा है ना। बाबू जी बहुत लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लिए कि भाई अभी घर में बैठेंगे, पैसा आ जाएगा, अपन उसमें से कुछ अपना बिजनेस करेंगे या तो अपन अपना पैसा ब्याज पे रख देंगे और बाकी की जिंदगी बसर करेंगे। मैनी पीपल दे एक्सेप्टेड वीआरएस इन बीएसएनएल। ये सच्ची कहानी बताया। अभी गवर्नमेंट को वो जो वीआरएस का पैसा है ना, वो वन टाइम पेमेंट होता है। वन टाइम पेमेंट समझते हो कि एक बार पैसा दे दो, घड़ी घड़ी उसको देना नहीं है। देखो नौकरी चालू होती तो हर महीने पगार तो क्या देना पड़ता है ना सर, लेकिन ये लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। आप इसको वन टाइम पेमेंट दे दो, वो यहाँ से छूटे। ऑफकोर्स उसको अट्रैक्टिव पैसा देना पड़ता है, नहीं तो सीधी बात है क्यों छोड़ेगा भाई। उसकी जगह पे आप होते तो थोड़ी छोड़ दे कि सर महीने का मेरा 30,000 का पगार है, आने दो। लेकिन उसको क्या अच्छा पैकेज दिया जाता है ताकि वो छोड़ के चला जाए। देखो ना अपने इधर भी जो भी लोग थे, टोटल मिला के कितने का पैकेज हुआ 2.5 करोड़। भैया मैं क्वेश्चन में हूं, जो भी वर्कर लोगों का ग्रुप होगा 100 200 500 लोग जो भी, उन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट पैकेज 2.5 करोड़ का सबको मिला के बिजनेस को देना पड़ा, और उन लोग कल से नहीं आएंगे। बराबर है ना, क्योंकि उसको उसका प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी मिल गया और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जिसका टोटल 2.5 करोड़ है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत एक्स्ट्रा पैसा देके इन लोग को छुट्टा कर दिया। ये अपना ट्रांजैक्शन है। इसको अपन एक कैपिटल बोलेंगे कि रेवेन्यू बोलेंगे, जरा सुनना। कैपिटल बोलने का कोई कारण नहीं बनता है, कोई एसेट नहीं आ रहा है, कोई अपना बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है बाबूजी, रेवेन्यू भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोज रोज का खर्चा थोड़ी है। हाँ ये वो खर्चा है, मैं आपको बताऊं, सैलरी अपना बंद हो जाएगा यानी वो बेनिफिट है, लेकिन एक साथ ये पैसा भी तो देना पड़ा ना, वापस है। हर महीने का पगार अभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको अपन ने एक साथ लमसम थोड़ा सबको बेनिफिट दे दिया तो 2.5 करोड़ रुपया गया ना, तो सैलरी बच जाएगा। हाँ हर महीने का पगार नहीं देना पड़ेगा, और एक साथ में इतना बड़ा पेमेंट सबको दे दिया कि भाई तुम लोग छूटे हाथ से जाओ। समझ में आ रहा है? अब मैं एक शब्द डालने जा रहा हूं तेरे सामने बाबूजी, जरा देखना। इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपने बुक में इसका उपयोग बहुत कम किया इन लोग ने। हकीकत में एक्सपेंस है ना 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंस, एक रेवेन्यू एक्सपेंस, और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जरा सुन, जरा मैं थोड़ा भाषण करूंगा अभी। डेफर्ड मीन्स फॉर लॉन्ग पीरियड। रेवेन्यू मतलब हकीकत में ये रेवेन्यू के टाइप का खर्चा है। देखो ना सैलरी जो देना था हर महीने, उसकी जगह पे अपन ये उसको पैकेज दे रहे हैं ना। वो आदमी को भी मालूम है कि कल से मेरे को हर महीने पगार मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये अच्छा पैकेज दे दिया ना, अभी मेरे को नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा, और यदि उसको उसमें बेनिफिट दिखेगा तो ही वो ये वीआरएस यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में शामिल होएगा ना, वरना नहीं होएगा, है ना। ये तो ऑप्शनल है भाई, आपको जुड़ना नहीं जुड़ना। तो गवर्नमेंट ने ये पैसा दे के अपना सैलरी का हर महीने का खर्चा कम कर दिया, पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये एक साथ लमसम पैसा भी तो देना पड़ा, लमसम पैसा भी तो एक साथ देना पड़ा। मतलब पहले तो ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये घड़ी घड़ी हर महीने चुकाने का नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं है, तो ये खर्चा एक साथ बढ़ा करके दे दिया लमसम। बाबूजी इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब बाबूजी ये लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग पीरियड तक अपने को इसको जो अपन ने पेमेंट किया ना, मान लो 2.5 करोड़ का पेमेंट किया जैसे अपने क्वेश्चन में,
तो अपन क्या करेंगे, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसमें से। मतलब रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर पार्ट अमाउंट, कि भाई मान लो हर साल अपन इसमें से मान लो 50-50 लाख डाल दिया, तो मतलब 5 साल में पूरा ये 2.5 करोड़ राइट ऑफ हो जाएगा। मतलब 2.5 करोड़ को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करोगे, मगर ये एसेट नहीं है तेरा। क्या बोलता हूं रे मैं, 2.5 करोड़ will be shown in the balance sheet on the asset side, but this is not your asset। ये कोई प्रॉपर्टी है क्या, कुछ तूने खरीदा है क्या? ये तो खाली वो पेमेंट उसको दे दिया कि तुम जाओ, फिर ये 2.5 करोड़ क्या एसेट में पड़ा रहेगा क्या जिंदगी भर ना। एवरी ईयर पार्ट ऑफ दिस अमाउंट, सुनता है क्या रे, आउट ऑफ 2.5 करोड़, जैसे कि मैंने ऐसे ही बोल दिया 50 लाख, every year part of the amount will be transferred to profit and loss as it is to be written off। मतलब 5 साल के बाद ये 2.5 करोड़ का अमाउंट जीरो हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में से गायब हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो गया ना। तो ये प्रकार के खर्चे को आप कौन सा खर्चा बोलेंगे, 2.5 करोड़ को, जिसको मैं कुछ सालों में राइट ऑफ करता हूं। जरूरी नहीं कि 5 साल में राइट ऑफ करें, 10 साल में भी राइट ऑफ कर सकते हैं बच्चा, जैसा बिजनेस का जैसा एडजस्टमेंट हो सकता है। आप समझ लेना, मैंने 5 साल बोला या नहीं, कोई नियम नहीं है। जो बिजनेस में जैसा एडजस्टमेंट बैठेगा वैसा राइट ऑफ करेगा, इट विल बी रिटर्न ऑफ एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये जो खर्चा है 2.5 करोड़ का, ये कौन सा खर्चा है? आंसर कैपिटल नहीं है, ये हर महीने का रेगुलर खर्चा नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं है, और ये इतना बड़ा खर्चा 2.5 करोड़ एक साथ कर दिया, तो ये कैसा है, डेफर्ड रेवेन्यू। क्योंकि ये लंबे समय तक अपने बैलेंस शीट में अपन खड़ा रखेंगे और हर साल पार्ट ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पहली बार मैं तेरे सामने दर्शन करा रहा हूं एक और किस्म का खर्चा जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू। बाबूजी थियरी में भी इसका जिक्र नहीं किया था इन लोग ने, लेकिन आपको बता दो F5 बीकॉम में आप पढ़ेंगे ना, तो कैपिटल रेवेन्यू का ये चैप्टर आता है ना, उसमें डेफर्ड रेवेन्यू आपको आएगा। बहुत सी बातें अपने CAF की आपको F5 SY TY में काम आएगी, ये आपको अभी मालूम पड़ता जाएगा धीरे धीरे। तो बाबूजी इसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलना पसंद करूंगा। आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको छूट देता हूं, सबको एक बार अनम्यूट करके मौका देना चाहूंगा कि आप कुछ पूछे मेरे को। प्लीज नकुल भाई बेटा। नो सर। हेतवी, नो सर। किसी को भी पूछना है जरा बेटा पूछो, क्योंकि मैंने एक नया आपके सामने शब्द डाला है। डेफर का मीनिंग होता है लेटर ऑन, लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू, लंबे समय तक चलने वाला। दैट इज अ रियल मीनिंग ऑफ डेफर्ड, which will run for longer period, it will be adjusted later on। जो बाद में एडजस्ट करना होता है, बाद में बोलेगा तो कभी बाद में मत पूछ, 2 साल 5 साल 10 साल, तो जैसा तेरा बिजनेस में तू एडजस्ट कर सकता है। इसका कोई नियम नहीं होता है कि सर ने 5 साल बोल दिया, तो ऐसे ही बोला रहे, मगर तू धीरे धीरे इसको काट काट के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता जाएगा। दैट इज द रियलिटी। ये बैलेंस शीट एसेट में खड़ा रहेगा तब तक, हर साल थोड़ा थोड़ा कटेगा ऐसा। Deferred revenue expenditure. Is it clear? Take down. Third point था ये. It is deferred revenue expenditure. It is deferred revenue expenditure. Deferred means adjustment will be done in the future
over a long period of time. ये बात है deferred का मीनिंग. Adjustment will be done in future over a long period of time. अभी कितना long वो हर एक बिजनेस का long का डेफिनेशन खुद नक्की करता है भाई. Continue. Such expense will be shown in the balance sheet on the asset side. And to be written off every year. And to be written off every year by transferring to profit and loss account. By transferring to profit and loss account. It is one-time payment made to the employees. It is one-time payment made to the employees. एक तेरे जानकारी के लिए बता दूं, ये शब्द मैंने वापरा, तेरा ध्यान गया तो डेफर्ड रेवेन्यू. डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब ही होता है कि वास्तव में वो रेवेन्यू है मगर वो लंबे समय पर चलेगा इसलिए डेफर्ड है. जरा शब्द को मैं खोल रहा हूं रे. डेफर्ड रेवेन्यू, ये शब्द के अंदर रेवेन्यू शब्द तो छुपा है, तो याद रखना डेफर्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो लंबे समय तक चलने वाला होता है. रेवेन्यू उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं. मतलब वो रेवेन्यू की जात होनी चाहिए. तो यहाँ भी देखना 2.5 करोड़ दिया, क्यों दिया? क्योंकि सैलरी भविष्य में आप नहीं देंगे. मतलब ये 2.5 करोड़ is the payment made because in future you will not make payment of salary. तो ये 2.5 करोड़ सैलरी के बदले में. सैलरी बोले तो रेवेन्यू, सैलरी बोले तो रेवेन्यू. तो ये जो मैंने 2.5 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया, मतलब भविष्य में मुझे सैलरी नहीं देना पड़ेगा. सैलरी यानी मुझे रेवेन्यू का खर्चा बंद हो गया. मगर एक साथ इतना बड़ा खर्चा आ गया ना बच्चा. सैलरी तो महीने महीने चुकाना था और ये एक साल में सब सैलरी चुका दिया. तो अपन ने सब सैलरी नहीं दिया होता है, थोड़ा अपना भी फायदा देखते हैं और ऐसा लमसम अमाउंट देते हैं बीच वाला पैकेज कि उसको भी अच्छा लगे, अपने को भी परवड़े. स्कीम ऐसे बनाएंगे तो ही सामने वाला एक्सेप्ट करता है. लिखा है ना, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड एंड इट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर फ्यू ईयर्स. चलिए आगे चलेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 5. Yes, sir. चलो बेटा. Classify the following expenditures and received as capital or revenue. Repeat. Classify the following expenditure and received as capital or revenue. Repeat. First, classify the following expenditure and received as capital or revenue. मैंने 2-3 बार पढ़ाया, तूने देखा इसमें नया क्या था? Received. नहीं 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 नहीं, इसमें रीजन नहीं देना. रिसीट रीजन नहीं नहीं, रिसीट वो बात अलग है. यस यस, रिसीट पेमेंट नहीं बोलना है, वो बात रीजन नहीं देना है. हाँ. अभी तक मैंने हमेशा आपको देखो रीजन दिया है. लास्ट में वो डेफर्ड रेवेन्यू का भी मारामारी किया, देखा क्या तूने? मतलब वो रीजन था यार, और रीजन से ये ऐसा क्यों लिया ना, अपन उसको प्रूव करते हैं. मतलब रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी काम अपन करते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है. बिजनेस में भी, अपने लाइफ में भी. ये क्वेश्चन में खाली क्लासिफाई करने का बोला है, रीजन नहीं देना है. नहीं, ऐसा है ऐसा ना, तू भी देख ले, खोटा खोटा रीजन देके टाइम पास नहीं करने का.
अभी तक हमेशा रीजन पूछा था, तो आगे का क्वेश्चन देख, रीजन वाज देयर, अभी रीजन नहीं पूछा है। मैं सब लोग इसको 2-3 बार क्यों पढ़ाता हूँ रे, ताकि क्या है आपको भी मालूम पड़े ना। बुक नहीं है तो क्या हो गया, जो है वही मैं बोलेगा, और तेरे को भी समझता है कि हाँ सर रीजन नहीं है। आगे के क्वेश्चन में जब उसने पढ़ा तभी रीजन था, एवरीवेयर रीजन वाज देयर। एक बार और पढ़ ले रहे। Classify the following expenditure and receipt as capital or revenue. रीजन इज नॉट आस्क, ठीक है, मतलब खाली कैपिटल रेवेन्यू का तिलक मार दो, दैट्स इट। बाबूजी रीजन नहीं देना है, चल बच्चा। Rupees 10,000 spent as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital asset. रिपीट। Rupees 10,000 spent on traveling expenses of the directors on trip abroad for purchase of capital asset. Rupees 10,000 spent on traveling expenses of the directors on trip abroad for purchase of capital asset. जरा आराम से सोच रहे, 2-3 बार पढ़ाता हूँ उसके पीछे, और मैं बोलूंगा ना, भाषण तो मेरा चलेगा ना। बाबूजी हम मशीन लेने फॉरेन गए। हाँ बाबूजी, हमारा भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर था, यहाँ गोरेगांव में रहता था, तेजस शाह करके, लावा कोटेड कंपनी उसने चालू किया था, मेरा दोस्त था। 25 साल पहले की स्टोरी कर रहा हूँ। कंपनी का बहुत अच्छा फ्यूचर था, लेकिन उसकी बुरी आदत की वजह से वो कंपनी नहीं चला सका। भारत में वो पहला मशीन लाया था बच्चा, यूरोप की टूर में से, वो लावा कोटेड पेपर। जरा 2 मिनट सुनना, मजा भी आएगा। नाम क्या बोला, लावा कोटेड पेपर। मतलब इतना बड़ा अपना ये अपना बिल्डिंग है ना, उतना बड़ा तो मशीन था, लंबा चौड़ा ऊंचा, इतना बड़ा, इतना बड़ा मशीन। अरे उसमें वो कागज के बड़े बड़े रोल निकलने का, उसके साथ ऑटोमेटिक प्लास्टिक का कुछ जाने का, उसके बीच में कुछ वो चिटकने का आने का, और उसके पहले प्रिंटिंग हो जाने का, एवरीथिंग ऑटोमेटिक। वो कौन से साइज का चाहिए, थैली कौन से साइज का बनाने का, वो फोल्ड हो जाने का, एवरीथिंग ऑटोमेटिक। और वो लास्ट में आप जो बोलेंगे ऐसा प्रकार का आपको कागज देता था, आपको थैली देता था प्रिंटिंग के साथ, जितना क्वांटिटी चाहिए, जो साइज का चाहिए, जैसा चाहिए, सब एवरीथिंग ऑटोमेटिक। वो मशीन खरीदने उन लोग यूरोप गए थे। मुझे ये बोलना है, मशीन तो लाए, मशीन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाबूजी। उन लोग यूरोप गए थे तो उन लोग का ट्रैवलिंग का खर्चा जो हुआ, और बाबूजी वो एक बार नहीं 2-3 बार गए थे, जाना पड़ता है, खुद को भी समझना है। पहली बार ऐसे ही गए थे, दूसरी बार अपने जो टेक्नीशियन लोग थे ना उसको लेके गए थे, क्योंकि लास्ट में ये मशीन चलाएगा कौन, अपने टेक्नीशियन लोग चलाएंगे ना, ये सेट क्या चलाने वाला। तो वो टेक्नीशियन को भी तो सब समझना पड़ता है ना, कल को ये मशीन रुक जाएगा तो ठीक कौन करेगा। बाबूजी दूसरी बार टेक्नीशियन को वगैरह को लेके गए। मुझे ये बोलना है, मशीन खरीदना था तो पहले ऐसा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, दूसरी बार ये टेक्नीशियन वगैरह को लेके गए वगैरह। मुझे ये बोलना था ये ट्रैवलिंग का खर्चा क्या है। 1 बड़ा खर्चा होगा, फॉरेन जाना है, अकेला तो नहीं गया, 2 4 6 7 10 लोग गए हैं, फॉरेन टूर हो गया, ट्रिप हो गया, जो भी बोलो, बट परचेसिंग द मशीनरी। बताइए ये खर्चा क्या है, कैपिटल है कि रेवेन्यू? बोलिए ना, आंसर कैपिटल, क्योंकि इट इज वन टाइप ऑफ व्हाट, Incidental expense. incidental expense बच्चा। it will be added in the total cost of that particular asset only. 100% correct answer, it is capital expenditure. समझ में आया? चलो टेक डाउन 1 कैपिटल एक्सपेंस। रीजन नहीं पूछा है। अभी रूखा, मेरे को इसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करना है। रेडी? अब ये लोग है ना, हमारे वो तेजस शाह का मैंने उदाहरण दिया, लावा कोटेड कंपनी का नाम है, कभी स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा तो कंपनी का नाम भी निकल, अभी मोरलेस बंद हो गया क्योंकि इन लोग की गंदी आदत की वजह से, खोटी आदत।
हमेशा याद रखना, अच्छी आदत डालनी पड़ती है ना, ये HM का छोटा सूत्र है ना, जीवन भर याद रखना। बाबूजी गंदी आदत जो डालेगा ना, दारू ये वो वगैरह, तो कितना भी बड़ा इंसान हो ना, एक बार तो घिस जाएगा। और फालतू और भी आदत है जो मुझे नहीं बोलना है लेक्चर में। तीसरी ट्रिप उन लोग ने किया ना, अपने फैमिली को लेके गया था। क्यों? क्योंकि उधर फॉरेन घूम के आएंगे है ना, तो अच्छी बात है। मुझे ये बोलना है, 2 ट्रिप तो मशीन के लिए था, टेक्नीशियन वगैरह था। तीसरी ट्रिप में उन लोग फैमिली को भी लेके गए, क्योंकि फैमिली वाले भी तो सोचते हैं ना कि ये लोग खा के खाली घूम के आते तो अपन को भी लेके जावे। तो तभी उन लोग ने उसका पेमेंट भी किया था चेक का, लेकिन पूरा फैमिली को लेके गए थे और यूरोप घूम के आए थे। मुझे ये बोलना है, ये अपना आंसर हो गया भाई। मैंने जानबूझ के तभी ये नाटक डाला नहीं था बीच में। आंसर अपना कैपिटल हो गया। अब मेरे तेरे को पूछना है, ये तीसरी बार का जो फैमिली के साथ का खर्चा था, कैपिटल था, रेवेन्यू था, एक और भी अभी तो फेंका था ना, डेफर्ड रेवेन्यू, क्या था? फैमिली को घुमाने को लेके गए। चलिए भाई, आप लोग का टाइम है अभी। तीसरा खर्चा क्या है? मैं क्वेश्चन के बाहर हूं, मगर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला है। नहीं भाई, जागरूक अवस्था में हो ना। यूरोप, हाँ यूरोप अपन पहुंच गए हैं। तुम भी जाना, सब लोग बड़े होके घूमने फिरने का शौक रखने का भाई। हाँ बोलो भाई, ये तीसरा खर्चा रेवेन्यू। रेवेन्यू। नकुल भाई? सर ये कंपनी का खर्चा तो है क्या? मेरे को तो वो ही नहीं लग रहा। बिजनेस का खर्चा क्यों? बिजनेस क्यों इसका पैसा देगा? नयन भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपना अमीषा बेन जी? रेवेन्यू लग रहा कौन रह गया भाई? हाँ तन्वी? रेवेन्यू सर। सानिका? रेवेन्यू सर। बाबूजी नकुल का आंसर एकदम सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, this visit is made with the family members. This is not business expense. This is their, really speaking, personal drawing. It is family picnic. It is family tour। बच्चा, यहाँ उन लोग को जाना जरूरी नहीं था फैमिली वाले को लेके। तुम बिजनेस का ट्रिप में जा, अभी तो तीसरी प्रकार की ट्रिप करने की जरूरत ही नहीं थी। पेमेंट तो उन लोग पोस्ट से भी, कुरियर से भी भेज सकते हैं, क्योंकि उनका फिक्स हो गया था मशीन लेना। जरा सोचना, इसको कैसे सोचना चाहिए सही ढंग से। थर्ड, दिस फॉरेन टूर, रियली स्पीकिंग, दिस इज जस्ट फॉर द फैमिली ऑफ जॉय एंड एंजॉयमेंट यार। इट इज नॉट एट ऑल बिजनेस पर्पस। तू बोलेगा सर पेमेंट नहीं करने का, अरे पेमेंट तो ऐसे भी भेज सकता था। पेमेंट तो तू बैंक से ड्राफ्ट करेगा ना, तो यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कभी बैंक से अपन कर सकता है, उधर जाके देने का जरूरत नहीं है भैया। ये तो क्या फैमिली को लेके क्या, फैमिली वाले को भी घुमा लेने का ऐसा करके। बाबूजी, really speaking, this is not at all business expense. No question of capital, no question of revenue. This is not at all business expense. It is a personal expense. It should not be shown in the books of accounts. आपको आर्ग्यूमेंट करने का छूट है। सब लोग अनम्यूट है भाई, इसको भी कुछ बोलना है? नकुल भाई ने थोड़ा सही सोचा, बाकी लोग ने जो भी सोचा जरा सोच लीजिए। दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस। ये बिजनेस का खर्चा किधर है? कोई भी खर्चा बिजनेस करेगा का मतलब क्या है? बिजनेस को वो खर्चे का बेनिफिट मिलना चाहिए। सुनो, बिजनेस को उसका क्या फायदा है? कुछ नहीं, ये तो फैमिली वाले चले गए, बीवी बच्चे को लेके घूम के आया। बिजनेस का नाम ये मशीन उधर लेने को गए थे, ऐसा ऐसा करके चेक पेमेंट, ड्राफ्ट पेमेंट जो भी देना था। नॉट रिक्वायर्ड प्लीज, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस। इट शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया? चलिए नकुल भाई आगे पढ़ो बेटा। Amount received from trade receivables during the year. Amount received from trade receivables during the year. Amount received from trade receivables during the year. ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर।
ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर से पैसा मिला रे ड्यूरिंग ईयर, अरे डेटर से पैसा मिला, कलेक्ट किया ना। पहले तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसीट है। प्रश्न बोलो फिर, कैपिटल रिसीट है क्या रेवेन्यू रिसीट है? रेवेन्यू। तो भाई डेटर से Revenue. पैसा मिलना सीधी बात है ना। डेटर अपन गुड सेल करते हैं, पूरे साल ये सब चलता रहता है, रिकरिंग नेचर है। आंसर यू आर राइट, रेवेन्यू। प्लीज राइट रेवेन्यू रिसीट, एक्सपेंडिचर नहीं है बच्चा, इट इज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, चल बच्चा। Amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site. Amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site. Amount spent on demolition of building to construct a bigger building on same site. सुना क्या? आजकल ये बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट वगैरह बहुत होता है, मतलब जुना बिल्डिंग तोड़ डालते हैं फिर नया बिल्डिंग बनाते हैं। कुछ लोग तो बड़ा बड़ा टावर बनाते हैं, बड़ा बड़ा 2-3 ऐसा बड़ा जगह हम लोग कंबाइन कर डालते हैं। टू द पॉइंट, जुना बिल्डिंग तोड़ेगा नया बिल्डिंग बनेगा। टू द पॉइंट, जुना बिल्डिंग तोड़ने का भी खर्चा लगता है रे यार। डिमोलिशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। बता, ये डिमोलिशन का खर्चा है, बता। तोड़ने का खर्चा है, बता। Whole building demolished means broken. For that you have to spend money. You have to spend money. बता, this which type of expense? Capital expense. सब लोग बोले भाई खोटा सच्चा की चिंता मत करो तुम लोग। Capital Capital expenditure. expense. करेक्ट है, गुड, कैपिटल एक्सपेंस। क्योंकि ये खर्चा जो भी है वो नए बिल्डिंग के लिए है, सो इट इज वन टाइप ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंस। बच्चा रीजन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, और मैं थोड़ा यहाँ वहां का इसलिए बोलता हूँ, तेरा माइंड चलना चाहिए ना यार। चल, it is capital, of course it is incidental, it is necessary expense to construct a new building, so this expense will be added in the cost of new building. This expense will be added in the total cost of construction of new building. चल बच्चा। Insurance claim received on account of a machinery damaged by fire. Insurance claim received on account of a machinery damaged by fire. Insurance claim received on account of a machinery damaged by fire. अब जरा सुन, लॉस बाय फायर। बाबू जी, हो सकता है हमारे फैक्ट्री में आग लग गई, ऐसे कोई वर्कर को तकलीफ नहीं आई, कोई गुड्स भी खास नहीं था, वर्कर लोग ने गुड्स भी बाहर निकाल लिया, तो गुड्स भी बच गया। मशीन तो बड़ी बड़ी थी, फिट की थी, जमीन के साथ फिट किया था मशीन, तो क्या सर मशीन नहीं बचा पाए और मशीन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वर्कर का कुछ नुकसान नहीं है, गुड्स का नुकसान नहीं है, आग लग गई थी, मशीन सब खत्म मोर और लेस। हमने भी तो इंश्योरेंस ले रखा था, हर साल प्रीमियम भरते थे, आज आग लग गई तो इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको क्लेम मिलेगा। लो भाई, क्लेम का चेक भी आ गया है ना, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी आ गया, ले लो। ये पैसा आया, बता रहे इट इज विच टाइप ऑफ रिसीट? चलिए भाई बोलिए, पूरी कर दिया मैंने Capital भाई। receipt. बराबर। सबको बोलने का भाई, बिंदास, सच्चा खोटा मत विचार करो। बाबू जी, ये मशीन का पैसा आया रे, ये गुड सेल करके डेटर का पैसा नहीं आया, सोच ले तो। ये मशीन का पैसा आया, मशीन इटसेल्फ इज द कैपिटल, इट इज एसेट, तो ये एक प्रकार का सेल ऑफ मशीन हो गया कि अपन ने ये मशीन इंश्योरेंस कंपनी को बेचा, ऐसा तू बोल सकता है इनडायरेक्टली, है नहीं, इनडायरेक्टली बोला। सो इट इज कैपिटल रिसीट, आंसर इज राइट। टेक डाउन, बस एक शब्द में, कैपिटल रिसीट।
रीजन नहीं देना है। रीजन के लिए सुन लेना, इट इज मशीन, it is fixed asset, and any amount received from fixed asset as if it is sold or as insurance claim। मान लो मशीन बेचा होता तो as if it is sold पैसा आता ना, कैपिटल रिसीट। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया क्योंकि मशीन जल गया, तो मशीन का ही पैसा आया ना, चाहे अपन बेच के मशीन का पैसा आया या तो ये इंश्योरेंस क्लेम से जल गया और पैसा आया। आंसर कैपिटल रिसीट। इज इट क्लियर बाबूजी? मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा, अभी भी क्वेश्चंस बाकी है, बट वेरी सुन, बस इसमें थोड़ा ही बाकी है, लास्ट पार्ट, ये खत्म हो जाएगा 100% अगले लेक्चर में जो मैं चाहूँ तो। लेकिन मुझे थियरी भी पढ़ाना है और आप लोग भी थोड़ा रिवीजन करेंगे। आपको भी बीच में टाइम मिलता है तो मेहरबानी करके रिवीजन करना प्लीज, टाइम को बर्बाद होने नहीं देना। अगले लेक्चर में तो मेरा थियरी भी चलेगा क्योंकि चैप्टर में अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार मैं डिस्कशन करता हूँ, बहुत कुछ हो चुका है। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, दैट्स इट, थैंक यू।